जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं। दोस्तों, यह हमारे वीडियो 4 है, जिसमें हम दोस्तों बीपीएससी के घटना चक्र से प्रश्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बिहार से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वे थे वीर कुंवर सिंह। साथ ही आगे पढ़ते हैं, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया। साथ ही दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया और इसी के तहत जो भारत की शासन व्यवस्था थी उसको ईस्ट इंडिया से लेकर क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया से लेकर दोस्तों क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। और यहीं पर दोस्तों इसी में वायसराय के पद को लाया गया था और गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस या टी.आर. होल्सम। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। इसके भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के परिणाम बताया था। इसको दोस्तों हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी तो एक चर्बी वाले कारतूसों की वजह से हुई थी, जिसमें मानना था कि जो चर्बी वाले कारतूस थे वो सुअर और गाय के चर्बी से बने होते थे, जो हिंदू और मुसलमान जिसके खिलाफ थे। इसीलिए दोस्तों सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। साथ ही दोस्तों आउट्रम का विचार यह था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह एक सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने कहा था। दोस्तों 1857 के विद्रोह को कई महापुरुषों ने अलग अलग नामों से अलग अलग वाक्यों से पुकारा था। सबके विचार 1857 के विद्रोह को लेकर अलग अलग थे, जिसमें वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को व्यक्त करते हुए इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बताया था। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। इसमें दिया वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको ध्यान में रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है कि वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को किस चीज की संज्ञा दी थी, तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया? तो दोस्तों अभी इसको हम लोगों ने किया है वी.डी. सावरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है पॉल्विक सर्विक आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। दोस्तों पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 गठन के लिए पील आयोग गठन किया था। किसने दोस्तों? तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था, अंग्रेजों ने, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब बढ़कर 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात होता 1:2 हो गया, का अनुपात 1:2 हो गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में अनुपात 1:3 रखा गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बारिंद्र घोष या दीनबंधु मित्र। एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। दोस्तों नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। इसके भी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन को देखना दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें दी रहती हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 18 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। दोस्तों संथाल विद्रोह जो था उसमें सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया था। पाबना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध था। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, जो बंगाल का नील विद्रोह था ये शोषण के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। दोस्तों जो रैयत थे, दोस्तों जो किसान थे, वे नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनसे अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, मतलब एक ऐसा मूल्य देकर जो कि उनके भरण पोषण के लिए उपयुक्त नहीं था, वैसे मूल्य पर यानी कम मूल्य पर उन्हें जबरदस्ती वो खेती करवाई, नील की खेती करवाई जा रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? ऑप्शन है बुद्धू भगत और झिंडारी मोनाक, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, दीनबंधु मित्र और मधुसूदन दत्त, या बिरसा मुंडा और गया मुंडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। दोस्तों इन्हीं दोनों ने नील विद्रोह किया था, नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये दोनों नील विद्रोह के नेता थे। साथ ही दोस्तों ऊपर हमने पढ़ा है कि नील विद्रोह जो नील दर्पण था उसको किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, नील दर्पण किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों अभी हमने बताया, आप ऑप्शन से बताइएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो दोस्तों
इस पुस्तक की बात अभी हम लोगों ने की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इस प्रश्न को अभी हमने किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दीनबंधु मित्र। दोस्तों ये जो प्रश्न है काफ़ी हाईलाइटेड है, जो कि कई बार इसको पूछा जा चुका है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, इसको स्कूल टीचर तथा हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया, और ये लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, जो 2023 में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील कुपिक में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास दोस्तों आनंद मठ है, जहाँ से राष्ट्रीय गीत को लिया गया था, उसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। दोस्तों यहाँ एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, वंदे मातरम जो गीत है वह आनंद मठ से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन है सन्यासी, संथाल, नील, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह का। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो दोस्तों अभी हमने किया है इसको, सन्यासी विद्रोह। इस प्रश्न को कई बार देने का कारण दोस्तों यही है कि ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जैसे कि बीपीएससी के जो 67वीं बीपीएससी हुई थी उसमें भी 2022 में इसको पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स में इसको पूछा गया था। तो ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, हाईलाइटेड प्रश्न है जो आते रहते हैं, इसीलिए इसे 2-3 बार दिया है। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन है जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, या महलवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा थी। रैयतवाड़ी प्रथा में दोस्तों जो किसान होता है अपनी भूमि का स्वयं मालिक होता है, किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करम शाह। करम शाह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी टिनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, या मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी हरियतुल्लाह के अनुयायी। फराजी दोस्तों हाजी हरियतुल्लाह के अनुयायी थे। इसके एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी हरियतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई।
यह विद्रोह 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। अंत में दोस्तों इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे वे वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा, हाजी शरीयतुल्लाह ने इसकी शुरुआत की थी और ये 1818 से 1862 के करीब चला था। 1818 से 1862 के करीब ये जो आंदोलन था चला था और अंत में ये कहाँ में मिल गया था दोस्तों? यह संप्रदाय वहाबी दल में सम्मिलित हो गया था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। दोस्तों इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोस्तों यह जो आंदोलन था वहाबी आंदोलन से मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए थे। तो दोस्तों कूका आंदोलन जो था और वहाबी आंदोलन ये दोनों एक दूसरे से मिलते थे। इसके दोनों के मिलने का कारण क्या था दोस्तों? ये दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए थे। कूका आंदोलन और वहाबी आंदोलन दोनों ही धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, जिस वजह से ये दोनों आंदोलन आपस में मिलते जुलते हैं, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। बाद में दोस्तों ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। कूका आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 के दशक में पश्चिमी पंजाब में की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह नामधारी ने कूका आंदोलन को संगठित किया। गुरु राम सिंह ने दोस्तों इसको संगठित किया था, मगर इसे शुरू किसने किया था? तो भगत जवाहर मल ने। कूका आंदोलन को दोस्तों किसने शुरू किया था? भगत जवाहर मल ने, वो भी पश्चिमी पंजाब में। लेकिन इसको संगठित करने की बात की जाए तो इसको संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया था। साथ ही दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य सिख धर्म को सिख धर्म में जो बुराइयां प्रचलित थी उनको और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को परिष्कृत करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वाचित कर दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। दोस्तों अभी ऊपर में इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग पढ़ा है कि कूका आंदोलन जो था इसका प्रारंभ करने का उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। उसके अंदर सिख धर्म में जो भी बुराइयां थी, जो भी अंधविश्वास थे, उनको दूर करना और इस धर्म को परिष्कृत करना था। अगला प्रश्न है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। ऑप्शन है अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजनों के द्वारा दोस्तों ऊंची ब्याज दर के कारण दक्कन के दंगे हुए थे और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लेने के कारण ही दक्कन में दंगों का तत्कालीन कारण बना था। चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।